आप अपना रोल नंबर बताइए। सर 281530। जी। 281530। आपके नाम का क्या मतलब है? सर मेरे नाम का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। गॉड ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। हेलो। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सिनिका सिंह। आप सीहोर यस डिस्ट्रिक्ट से? सर। जी सर। तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन है? सर चिंतामन गणेश मंदिर। अच्छा। और इसके अलावा? सर सलकनपुर भी है जो रेटी तहसील में आता है, जो जहाँ पर विजासन माता का टेम्पल है। ये आज की न्यूज पढ़ी है आपने? न्यूज पेपर पढ़ा था आज का? सर आज का न्यूज़पेपर अभी रीड नहीं कर पाई हूँ मैं। अच्छा, कल का पढ़ा था आपने? सर अभी न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रही हूँ मैं। क्यों? सर अभी थोड़ा मतलब रिसोर्सेज नहीं है, अभी ससुराल में हूँ थोड़ा। नहीं तो आपके पास में ये मोबाइल तो है ना? जी सर। सर अभी सब्जेक्ट रिलेटेड ही पढ़ रही हूँ, अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रही हूँ। नहीं तो करंट पढ़िए भाई, सब्जेक्ट तो आप इनके सालों से पढ़ रहे हैं, है ना? तो उसमें जी तो सर। कुछ बता ही देंगे आप, यानी कि आपको करंट में पूछा गया आपने नहीं बता पाया तो ये तो बहुत खराब इंप्रेशन हो जाएगा आपका। जी सर। जी। ये आपको भोपाल में रह रहे हैं प्रेजेंट में? जी सर। भोपाल के बारे में बताइए। सर भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, यहाँ नवाबों का शहर भी बोला जाता था और बेगमों का यहाँ पर राज था। भोपाल रियासत में भोपालों का वो बेगमों का राज था एक टाइम पे। अच्छा, ये आपने भोपाल में बरतुल्ला विश्वविद्यालय से आपने पीजी किया हुआ अपना जूलॉजी से? जी सर। ये बरतुल्ला जी के बारे में बताइए। जी सर, मोहम्मद बरकतुल्ला का जन्म 1854 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1927 में हुई थी। और इन्होंने इंडिपेंडेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये अपने मैगजीन और न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी सपोर्ट करते थे। सर काबुल में जाके जो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। कब बनी थी और गवर्नमेंट? सर 1915 में बनी थी। वेरी गुड। और उसका हेड कौन था? और सर हेड, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जी सर। ये महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए। सर महारानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम रियल नेम मणिकर्णिका था, जिनको प्यार से जिनको मनु बोला जाता था। इन्होंने ये झांसी की रानी भी बोला जाता था। इन्होंने ग्वालियर में आके इंडिपेंडेंस के जो 1857 का रिवॉल्ट था, तो इन्होंने ग्वालियर में आके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ाई की थी। उस समय ग्वालियर का राजा कौन था? तो सर ग्वालियर के राजा, सॉरी सर। मैम। हाँ सिनिका जी ये बताइए कि बैक्टीरिया और बात करें साइनोबैक्टीरिया में क्या अंतर है। मैम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया का एक टाइप ही होता है साइनोबैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो दोनों में अगर बात करें अंतर क्या है। बैक्टीरिया ही मैम है एक प्रकार का, लेकिन एक अंतर ही होता है अन्य बैक्टीरिया से इसमें। मैम इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करता है। किसके साथ दर्शाता है सिम्बायोटिक रिलेशन से। मैम प्लांट्स के साथ। प्लांट के साथ। अच्छा ये बताइए सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस एक म्यूचुअल
एसोसिएशन रहता है जिसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं और जो एक दूसरे पे को डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या है? सॉरी मैम। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मैम, ये कॉरिडोर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के लिए बनाया गया है, जितना मैं रिकॉल कर पा रही अच्छा, आपने किसी कॉरिडोर के बारे में सुना है? हूँ। नो मैम। नहीं सुना। ओके। अच्छा, ये बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया और हम लोगों में एक जैसा होता है क्या? अलग अलग प्रकार का होता है ग्लाइकोलाइसिस? मैम ग्लाइकोलाइसिस या कुछ मैम अंतर होता है? हम्म। डिफरेंट होता है कैसे होता है डिफरेंट, बताइए। मैम, क्योंकि मैम हमारे अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जो बैक्टीरिया में प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। क्या क्या डिफरेंट होता है, वही तो पूछना चाह रही हूँ। यस मैम, ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे अंदर होता है उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया जाता है प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में। और जो बैक्टीरिया रहता है जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है फर्मेंटेशन से। तो वो तो फर्मेंटेशन हो गया ना, ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी ना है। मैम वो उसी का एक एनारोबिक कंडीशन में वो एक अल्टरनेट पाथवे फॉलो करते हैं। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक जो एंड प्रोडक्ट यस है। मैम। ओके। अच्छा, ये बताइए कि क्रेब साइकिल की अगर बात करूं तो क्रेब साइकिल कहाँ होता है? मैम क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। फिर उसमें क्रेब यस साइकिल मैम। होता है कि नहीं होता है? मैम नहीं होता है। नहीं होता क्रेब साइकिल। नो मैम। अच्छा, क्रेब साइकिल क्यों जरूरी है ये बताइए। मैम क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उससे जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं NADH2 और FeDH2, उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में ले जाते हैं और फिर ATP का प्रोडक्शन किया जाता है उससे। अ, अभी आपने बोला कि बैक्टीरिया में क्रेब साइकिल नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरिया तो एरोबिक भी होते हैं एनारोबिक भी होते हैं। तो क्या एरोबिक बैक्टीरिया में भी क्रेब साइकिल नहीं होगा? सॉरी मैम। बैक्टीरिया में होता है क्रेब साइकिल, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है जो एरोबिक नेचर के होंगे। ओके ठीक। मैम। अच्छा, मुझे 5 बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बताइए। बैक्टीरियल डिसीज, सॉरी मैम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। टीबी क्या है, टीबी? यस मैम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो इसका टेस्ट किससे, इसका टेस्ट बताइए, कैसे पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को टीबी है? मैम टीबी अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके अगर उसको पहले से इन्फेक्टेड है तो उसके अगर एंटीजन जा चुका है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके अगेंस्ट। तो उस हम ब्लड सैंपल को लेते हैं और उसमें सर मैम वाइडल वाइडल टेस्ट मैंने पढ़ा है, मतलब और जो आप उसमें बता क्लम्पिंग रहे हो की ना, प्रोसेस। उसको विडाल टेस्ट बोलते हैं, टीबी के लिए नहीं होता वो। विडाल टेस्ट बोल रहे हो ना, वो टीबी के लिए यस नहीं मैम। होता है, टीबी के लिए नहीं होता। इसको देखना, टीबी के लिए दूसरा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट नहीं होता टीबी के लिए। ओके। इन्फ्लुएंजा के बारे में बताइए, ये क्या है इन्फ्लुएंजा? मैम डिसीज अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ मैम। अच्छा, आपने कुछ भी डिसीज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक? नो मैम अभी नहीं। तो कब पढ़ेंगी, कब है आपका? मैम 13 को है। 13 को है तो पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं डिसीज वगैरह यस पर, मैम। ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके। अच्छा, ये बताइए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या अंतर है? मैम न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर होती है और उससे लिंक्ड रहती है बेस। सॉरी मैम, न्यूक्लियो पेंटोज शुगर होती है और बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और उनके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। और जो मैम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। जब पेंटोज शुगर होती है और बेस नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है विद फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके। एंजाइम से रिलेटेड एक मॉडल था जिसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं, तो इसमें क्या कहा गया था? मैम इंड्यूस फिट थ्योरी कॉशलैंड ने दी थी
और उन्होंने ऐसा बताया था कि जो एंजाइम रहता है उसमें दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बटरेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। और बताया था जब कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो वो बटरेसिंग ग्रुप पे बाइंड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ कंफर्मेशनल चेंज होते हैं, जिसके कारण कैटालिटिक ग्रुप जो रहता है वो जो सबस्ट्रेट है उसको मॉडिफाई करके प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ओके। एक और जो हाइपोथेसिस थी जिसको बोलते हैं लॉग की ताला चाबी यस मैम। परीक्षण, हाँ, तो उसमें क्या अंतर था इससे? मैम लॉक-इन की थ्योरी फिशर ने दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही इंड्यूस कर पाता है या उसको एक्टिवेट कर पाता है, लेकिन मैम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद रिजेक्ट के बाद कौन सी थ्योरी जो है जिसको मान्यता मान्यता प्राप्त है? मैम कौन सी थ्योरी? इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट मॉडल। ओके। जीन एक्सप्रेशन क्या है? मैम जीन एक्सप्रेशन है जो भी डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना, और एमआरएनए से जो प्रोटीन में जो एक्सप्रेशन होता है, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उसको जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके। डिलीशन और डुप्लीकेशन, ये टर्म जो यस है हमको कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? अगर मैम। बात डिलीशन डुप्लीकेशन। कहाँ पढ़ने सॉरी को? मैम। जेनेटिक्स में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं डिलीशन डुप्लीकेशन वगैरह? तो कहाँ पर किससे संबंधित है डिलीशन डुप्लीकेशन जेनेटिक्स में? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम। तो आप कुछ रोगों के नाम बता सकती हैं? ये जेनेटिकल डिसऑर्डर ये भी नहीं पढ़े? यस मैम पढ़े हैं। ये पढ़े हैं, बैक्टीरिया वायरस वाले नहीं पढ़े हैं? जी मैम अभी वो नहीं पढ़ पाई हूँ मैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? मैम जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी क्रोमोसोम में जो भी अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण हमको ट्रेड जो कैरेक्टर्स है उसमें अफेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन है मैम। तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस होता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन में? मैम पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ओके। सेल डिवीजन के स्टेप बता सकती है? यस मैम। बताइए। सेल डिवीजन दो फेज में कंप्लीट होती है। एक फर्स्ट स्टेप जो रहती है एंटोफेज रहता है, जो ग्रोथ फेज रहता है सेल का। और सेकंड फेज रहता है मिटोटिक फेज, जिसमें जो प्रिपेयर्ड सेल है वो डिवाइड होता है, जो फर्दर डिवाइडेड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। अच्छा, ग्रोथ फेज को बताइए, इसके स्टेप बताइए ग्रोथ फेज के। ग्रोथ फेज में तीन फेजेस होते हैं, G1, एस फेज और G2 फेज में। अच्छा, जो नर्व मैम सेल है G1 हमारी, फेज। नर्व सेल डिवाइड होती है? सॉरी मैम कौन सी सेल? नर्व सेल, नर्व। नर्व सेल? नो मैम, नर्व सेल डिवाइड नहीं होती। तो ये किस फेज में चला जाता है, किस स्टेज में चली जाती है अगर डिवाइड नहीं होती है तो? मैम ये G0 फेज में रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जी जीरो फेज, तो अब बताओ जी जीरो फेज क्या होता है? मैम G0 फेज वो रहता है जब जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं सेल साइकिल को आगे बढ़ने के लिए, या तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको स्टार्ट पॉइंट पे वो वहीं पे रुक जाता है, मतलब सेल। अच्छा, इकोटोन क्या है? इकोटोन। इकोटोन? मैम इकोटोन एक वो ट्रांजिशन स्टेट है जो दो बायोम्स के बीच में फॉर्म होता है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है, मुझे अलग होती है मैम। कुछ बायोम्स के एग्जांपल बता सकती हैं? मैम बायोम्स टुंड्रा, टाइगा, कॉनिफेरस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट और सवाना। टुंड्रा कहाँ पे है, कहाँ मिलते हैं? मैम टुंड्रा पोलर रीजन्स पे होते हैं मैम। पोलर रीजन। अच्छा, ये बताइए, इस क्षेत्र में किस टाइप की जो है हमारी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है? सॉरी मैम आवाज कट रही है। टुंड्रा की अगर बात करूं तो यहाँ पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मैम जीव जो ठंडे रीजन्स में जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर हो गए, आर्कटिक सील्स हो गई, और वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, ये सब। तो वेल जो है इसका आप क्लासिफिकेशन बता सकती हैं? मैम वेल्स, मैम मैं ट्राई कर सकती हूँ। बताइए। किंगडम एनिमल है, और फाइलम कॉर्डेट्स हैं, और क्लास मैमल्स हैं,
क्लास मैमल्स है, क्लास ऑर्डर, सॉरी मैम। अच्छा, ये बोनी फिशेज है कि कार्टिलेजिनस फिश है? मैम बोनी फिशर है। बोनी फिशेज में आते हैं। तो इसके बारे में बताइए, रेस्पिरेशन कैसे होता है? मैम मैम वेल्स तो मैमल्स में है, तभी तो पूछा आते आपसे, हैं। तभी तो पूछा आपसे। वेल्स तो मैमल्स है ना, तभी तो पूछा आपसे बोनी है कि कार्टिलेजिनस है। लेकिन ये सॉरी बताइए, मैम। हाँ, और आपने बोल दिया बोनी है। नहीं, बोन्स, इनमें बोन्स ही प्रेजेंट होती है, लेकिन फिश थोड़ी ना इनको बोलेंगे। तभी तो आपसे पूछा था। यस अच्छा, ये बताइए, इसमें जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है? मैम, किस में? इसी में, वेल में रेस्पिरेशन। मैम गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी मैम, वो मैमल्स हैं तो शायद मुझे आइडिया नहीं, सॉरी मैम। ओके। ये सैनिका जी, ये बताइए अब म्यूटेशंस क्या होता है? मैम म्यूटेशन, जीन या क्रोमोसोम में जो भी चेंजेस होते हैं वो उनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। और उसका रीजन क्या रहता है, किस वजह से होते हैं ये? मैम जनरली केमिकली भी इंड्यूस किए जा सकते हैं, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी इंड्यूस किए जा सकते हैं। ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैम, जब जीन्स जीन्स को इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकम्बाइन किया जाता है। एक डीएनए है, उसमें एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करके हम एक्सप्रेस करवा देते हैं नया कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उसका यूज कहाँ है, यूज क्या है इसका? मैम यूज नए कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, नए एंटी वो ऑर्गेनिजम्स में नए म्यूटी वेरिएंट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बता पाएंगे आप? यस मैम, मैंने वो जो मैम डॉली शिप का, डॉली जो एक शिप थी उसको, उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कॉटलैंड में, जिसमें फिश जो शिप थी उसके जो एग था उसके न्यूक्लियस को रिमूव करके सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को इसमें इंसर्ट किया गया था, जिसके कारण जिससे मतलब बोला गया था कि नॉर्मल सेल से भी हम ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, तो वो शिप का नाम था डॉली। ओके। तो उसी से हम फॉर्म किए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का नाम सुना है आपने? यस मैम। क्या होते हैं ये? मैम जिनको जेनेटिकली हम मॉडिफाई कर सकते हैं करते हैं ताकि हमको बेटर यील्ड मिल सके, और ये इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होती हैं एक तरीके से। जैसे बीटी कॉटन एक क्रॉप थी जिसको बनाया गया था। गोल्डन राइस का नाम आपने सुना है? जी मैम, नाम सुना है। उसमें वो कौन सा विटामिन है जिसमें वो रिच होता है एकदम? मैम विटामिन, विटामिन, विटामिन ए, ए बी, कैरोटीन। विटामिन ए। ओके। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है दोनों में? हम एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो अपना जो सिक्रीशन होते हैं उसको ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं वो एक डक्ट के थ्रू, सॉरी मैम, एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। थ्रू द डक्ट्स, ओके। सो सीनिका जी, यस सर। अ, ये बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यस उसमें सर। मेजर चेंजेस जो हुए हैं स्पेशली हायर एजुकेशन के फील्ड में, वो बता दीजिए। मैम सर, हायर एजुकेशन में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा हो रहा है, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को बनाया जा रहा है, जिसमें हम एक ही स्ट्रीम पे फोकस ना करके जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पे उनको हम चूज कर सकते हैं और उनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या आप इसको रिजिड या फ्लेक्सिबल, इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं? रिजिड और फ्लेक्सिबल दो वर्ड्स हैं। जो न्यू एजुकेशन सब पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? सब फ्लेक्सिबल है। कैसे?
सर क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स, अपने इंटरेस्ट को चूज करने की फ्रीडम है। नहीं, सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम तो प्रीवियस सिस्टम में भी थी। बट सर उसमें ऐसा था कि जैसे अगर हमने साइंस फील्ड चूज की है तो उसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारे सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे। और सर ऐसा होता था स्टूडेंट्स को, जैसे समय पर्सनली मैं भी, मुझे फिजिक्स में फोकस करने में थोड़ा दिक्कत आती थी। बट अभी ऐसा हो गया है कि आप बायोलॉजी चूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर चूज कर सकते हो, आप और इसके साथ साथ वोकेशनल भी आप चूज कर सकते हो। तो ये सर स्टूडेंट के इंटरेस्ट में ज्यादा है। ठीक है। ये बता दीजिए, पैरासाइट्स और पैथोजेंस, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सब पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, और पैथोजेंस जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। अच्छा, इन पैथोजेंस और पैरासाइट्स को अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स में अगर देखते हैं, तब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? सर ह्यूमंस में पैरासाइट की अगर हम बात करें तो पैरासाइट का एग्जांपल अगर मैं दूं तो पैरासाइट, सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर सर मास शेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, ताकि हम सिल्क को प्रोडक्शन कर सकें। अच्छा, हमारे एमपी में कोई सेरीकल्चर से रिलेटेड कोई योजना गवर्नमेंट के द्वारा है? सॉरी सर। ओके। चलिए, ये बता दीजिए कि इकोलॉजी और इकोटोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और इकोटोन जो है वो दो बायोम्स के बीच में जो एक ट्रांजिशन स्टेट रहता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बायोम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हो रहा है, टेरेस्ट्रियल बायोम्स क्या होते हैं? सर जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो मेनली लैंड जो बायोम्स रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स बोलते हैं। लैंड को टेरेस्ट्रियल बायोम्स? चलिए, कोई नहीं। ये बता दीजिए कि हैबिटेट्स जो होते हैं, उनका हैबिटेट्स क्या होते हैं, सिंपल बता दीजिए। हैबिटाट सर जो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो जहाँ पे वो रह रहा है तो उसको हम उसका हैबिटाट बोलते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज इंटरेक्शन क्या होता है? स्पीशीज इंटरेक्शन सर ये वो इंटरेक्शन रहता है जिसमें स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। सीनिका जी, यस सर। आपका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, आई कांटेक्ट भी अच्छा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा है, और आपको एक तो अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा और पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। और अपने सीहोर जिले के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से, है ना। और आपका भोपाल भी इसमें डैब में है तो उसके बारे में पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। और करंट के जो टॉपिक हैं चर्चा में है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पेशली आपका जो सब्जेक्ट से कहीं भी कोई भी चीजें हैं, जैसे आपका नेशनल पार्क है ना, आप वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में, और एनिमल्स के जो आपके साइंटिफिक नेम, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। जी सर क्वेश्चन था मेरा, बोलने का तरीका कैसा है, मतलब मैं ठीक है, सही बढ़िया, बोल रही हूँ? बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, बोलने का तरीका सर अच्छा कहीं है। कहीं पे फंबल भी हो रहा है तो सर, जी, कहीं कहीं पे फंबल भी कर जाती हूँ। अभी लेकिन फर्स्ट मॉक है ना आपका है। जी सर। फर्स्ट है। चलिए, एक आध मॉक में और सुधार हो जाएगा आपका। सर अपना बॉडी पोस्चर दिखाइए थोड़ा सा, कैसे बैठे हैं आप, हैंड हैंड का, तो ठीक है ठीक सर, है, पैड पर ही रखें। बढ़िया, अच्छा, ठीक।
थोड़ा आंसर देते हैं, थोड़ा मतलब फेस ऐसा रहा है, स्माइलिंग फेस, एकदम सीरियस नहीं हो जाएंगे आप। बीच बीच में कभी कभी सीरियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बाकी आंसर देने का तरीका जी अच्छा है। और सीहोर के बारे में, अच्छा, सीहोर जो है जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तब सीहोर था मध्य प्रदेश में शामिल यस मैम। जी मैम, 1950। 1956 में। ओके, चलो ठीक ठीक है। ओके। बाकी ये इसमें फीडबैक लिख दिया है। और वो लंग्स से लेती है कि लंग्स से लेते हैं कि गिल्स से लेते हैं? मैम मैमल से तो लंच से ही लेंगे हम। हाँ, गिल्स से नहीं लेगा ना, आप गिल्स बोल गए थे। मैम मैं स्केल के बारे में भी पढ़ लूंगी हाँ, मैम। इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और बोर्ड जी मेंबर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। जी जी सर। मैंने आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बताया था ना, उसके हेड जी थे, सर। तो आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला। सॉरी सर, थैंक यू सर। हाँ, हाँ, इस तरीके से अगर कोई आपको बताए बोर्ड मेंबर तो आप उनको थैंक यू बोलिएगा। है ना। जी ओके। जी सर, थैंक यू सर।